हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो आज के इस वीडियो को हम लोग एक कहानी के रूप में या कह सकते हैं बहुत ही आसान तरीका में, इजी वे में पढ़ेंगे और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे कि हम लोगों को कैसे याद रखना है। क्योंकि बुक तो पूरा है, लेकिन बुक तो पढ़ाएंगे हम यहाँ पे पूरा, लेकिन एग्जाम में भैया कौन कौन से आते हैं इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे नोट करते चलेंगे। इसका आंसर क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फास्ट रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एग्जाम जो आ रहे हैं ना उसमें हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकें। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का स्थिति एवं विस्तार में। देखो, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है स्थिति, यानी कहाँ पे स्थित है, और विस्तार ये किस तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है। ये तो चैप्टर के नाम में ही रखा है, स्थिति एवं विस्तार में। तो चलो फटाफट से हम लोग देख लें। तो पहले हम लोग मैप देखते हैं। ये आपका मैप है, ये आपका मैप है जो कह सकते हैं विश्व का मैप है। इसका मैप है विश्व का मैप, और यहाँ पे आप अपना भारत स्थित है, देखो इस जगह पे, ठीक है ना। और बाकी ये सारे भी देश में और आपको ये भी पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा हल्का बहुत, तो ये आपका एशिया महादेश है, और एशिया महादेश में ही भारत आपका क्या है, स्थित है। और भारत के अलावे और भी देश इसमें स्थित हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप इसमें देखेंगे भी। देखो ये वाले उत्तरी, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। बीच में जो लाइनिंग पार होता है उसको हम लोग विषुवत रेखा, जिससे कि इसमें दिखाया गया, इसमें चलो इसमें दिखा देते हैं। देखो थोड़ा सा, ये आपका एशिया है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम महादेश की नाम की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका। इस तरीके से ये विश्व का मानचित्र है, और विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ स्थित है, तो एशिया महादेश में। एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ पर स्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एशिया में स्थित होता है। देखो यहाँ पे एशिया में, एशिया महाद्वीप या कह सकते हैं एशिया उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे अपने चैप्टर के अनुकूल बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कहता है कि भारत की गिनती विश्व के प्राचीनतम सभ्य और सुसंस्कृति देशों में होती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार दूर दूर तक के देशों में फैला है। ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि भारत एक छोटा देश नहीं है। छोटा देश अगर है भी तो बहुत ही पॉपुलर है, और यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी तो बखान करके लोग विदेशी थक जाते हैं। विश्व का पहला जो गणतंत्र जो देश था या राज्य था कह सकते हो, वो भारत में था। तो आप यहाँ से एक नोट करोगे फर्स्ट नंबर में, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी भारत में ही विकसित हुआ था। आप एक नंबर में इसको नोट करोगे। विश्व की प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता गणतंत्र ही है, वो भी भारत में ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व की जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी अविभाज्य भारत के ही अंग थे। जो आज के विश्व के में सबसे बड़े गणतंत्र भारत ही है। देखो बहुत अच्छे यहाँ पे चीज बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करो तो वो भी भारत में ही था। पहला गणतंत्र की बात करें तो भारत में ही था, जिसका नाम लिच्छवी था। और भारत ही आज के देश में एक ऐसा बड़ा देश है जो बहुत बड़ा गणतंत्र में रह रहा है या जी रहा है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम है। ये आपको नोट करना है नंबर 2 पॉइंट में। भारत ही विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, जिसका नाम है हिंद महासागर है। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा, आप इसको नोट करेंगे नंबर 2 में। और भी इसमें देखो तो हमारे देश में बहुत से ऐसे ज्ञान के क्षेत्र हैं, और इसलिए भारत जगत गुरु भी कहलाया है। यहाँ अनेक वेद और उपनिषद का ज्ञान दूर दूरों तक मिलता है, जिनमें महाभारत, रामायण और पंचतंत्र, इन सभी की कहानियाँ दूर के देशों तक गाई गई है। भगवान बुद्ध की बात करें तो ये अपने भारत के ही रहने वाले थे, ठीक है ना, और भारत में खास करके बिहार में, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के उपदेश तो चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे।
उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी देशों तक भी ये पहुंचे। अगर हम लोग गणित की बात करें तो गणित में दशमलव और संख्याओं की प्रणाली अरब देशों में विकसित हुई, अरब देशों में से आती हुई यूरोप तक गई। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए तिब्बत, चीन, ठीक है ना, फिर उसके बाद जापान, यूरोपीय देशों के विद्यार्थी भारत में आए थे। तो ये सभी यहाँ पे भारत की विशेषता का वर्णन करता है। अब हम लोग भारत की स्थिति को जान लेते हैं कि भारत स्थित कहाँ है। तो नंबर 2 तक ले आपने नोट किया था, नंबर 3 में आपको नोट करने हैं। क्या नोट करने हैं कि भारत का मुख्य भूभाग, यहाँ से लिखेंगे नंबर 3 में, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। ये आपको थर्ड पॉइंट में नोट करने हैं, ठीक है ना। और इससे आपको क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का जो मुख्य भूभाग है वह कितना डिग्री उत्तर से कितना डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। देखो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, 97 है जो 25 ऐसे लिखा है तो ये मिनट का सिंबल है, ठीक है ना, ये मिनट का सिंबल है। और यहाँ पे अगर डबल कर दिया जाता तो ये सेकेंड का सिंबल होता है, ध्यान रखोगे, किसका, सेकेंड का। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आगे की बात करें तो कहता है कि इसका सबसे दक्षिणी जो छोर है या दक्षिणतम बिंदु है उसका जो है उसका अगर हम लोग अक्षांश में बात करें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम छोर है। और वह सुनामी लहरों के चलते जलमग्न हो गया है और इसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इसको नोट नहीं करना है, इसको नोट कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको ये वाले चीज को नोट करना है। क्या नोट करना है कि उत्तरी छोर का अक्षांश, तो आप लिखोगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, दक्षिणी छोर का अक्षांश तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ऊ का मतलब यहाँ पे ऊ का मतलब उत्तर होगा, ठीक है ना, उत्तर, ऊ का मतलब उत्तर है, ध्यान रखना। पू का मतलब पूर्व है, द का मतलब दक्षिण है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेने। आगे बढ़े तो कहता है कि यह विषुवतीय रेखा से लगभग 650 किलोमीटर उत्तर है। इससे कुछ ही दूरी पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। ये आपको नोट करना है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ये आपको सिर्फ नोट करना है, यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग याद के लिए। इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा, तो आप इसको 4 पॉइंट में लिखेंगे, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश इस देश को 2 भागों में बांट देती है। ये आपको 4 नंबर में लिखना है, सॉरी 5 नंबर में। कर्क रेखा जिसका अगर हम लोग स्थिति बात करें तो वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश है और ये पूरे देश को, देश कहने का मतलब अपने भारत को, ठीक है ना, वो 2 समान भागों में बांट देती है। भारत का सबसे उत्तरी सिरा, ये भी आपको नोट करना है 6 पॉइंट में। भारत का सबसे उत्तरी सिरा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना, उत्तर अक्षांश पर है, जो कश्मीर के उत्तरी छोर पर पड़ता है। और दक्षिणतम छोर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी पर पड़ता है। तो ये आपको यहाँ तक के नोट कर लेने, यहाँ तक पॉइंट को नोट करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। आप यहाँ से नोट करेंगे कि उत्तर और दक्षिणी के अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है और इस प्रकार भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है। ये आपको नोट करना है। देखो कैसे कैसे नोट करना है। तो यहाँ पर हमने 6 पॉइंट को नोट कर लिया था। अब यहाँ पे आपका 7वां पॉइंट हुआ और ये आपका 8वां पॉइंट हुआ। 8वां पॉइंट क्या कि भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है तो आपको बता दें कि आपका गुजरात के पश्चिमी, कच्छ तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर पड़ती है। इसके पूर्व से पश्चिमी देशों में जो देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। देखो अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं।
अगर हम लोग अक्षांश की बात करें तो अक्षांश भी यहाँ पे 30 डिग्री है। अगर देशांतर की बात करें, ठीक है ना, तो देशांतर में भी 30 डिग्री का अंतर है, यानी दोनों में अंतर डिफरेंस जो है वो सेम है। तो आप याद रखना कि देशांतर का अंतर 30 डिग्री होता है। अब हम लोग यहाँ पे दीर्घ की बात करेंगे। दीर्घ कहने का मतलब विस्तार, दीर्घ नहीं विस्तार की हम लोग बात करेंगे। तो विस्तार में क्या कहता है कि भारत तो एक विशाल देश है ही, इसके उत्तरी सिरे से 22 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पूर्वी पश्चिमी विस्तार बढ़ता गया। इसका सबसे अधिक विस्तार 2933 किलोमीटर लगभग 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर मिलता है। ये आपको नोट करना है। कैसे नोट करेंगे? लिखेंगे भारत का सबसे अधिक विस्तार 2933 किलोमीटर है जो लगभग 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर मिलता है। ठीक है ना, ये आपको नोट करना था 9 नंबर में। फिर कहता है कि 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से दक्षिण की ओर बढ़ने पर इसका पूर्वी पश्चिमी विस्तार घटता जाता है। दक्षिणतम में पहुंचने पर यह एक बिंदु के रूप में मिलता है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर का मिलन होता है। जैसे जैसे मतलब 22 डिग्री से ये दक्षिण की ओर बढ़ेगा। अब थोड़ा सा हम मैप आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है ना। ये आपका मैप है, ये आपका क्या 2933 किलोमीटर इस वाले पॉइंट को कहा जाता है। ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा विस्तार है 2933 किलोमीटर। और जैसे ही ये 22 डिग्री से ये क्या करता है, ये इधर उधर घसकता है। इधर उधर कहने का मतलब दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है। अब दक्षिण की ओर कहने का मतलब देखो यहाँ से इस तरीके में आएगा, इस तरीके में इधर की ओर जब घटना स्टार्ट करेगा तो देखो इसका जो विस्तार है वो घटता जा रहा है। और इधर की बात करें तो यहाँ इधर की इतना की अपेक्षा इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, देखो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो वही कहता है कि वो घटते चला जाता है। ये भी इसमें देखने को मिलेगा कि दक्षिणतम में पहुंचने पर यह एक बिंदु के रूप में मिलेगा और सबसे लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो क्या मिलेगा, एक बिंदु के रूप में मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे ही आप पूरा दक्षिणतम में पहुंच जाओगे इस जगह पे तो एक बिंदु मिलेगा और इधर आपको केवल खाड़ी मिलेगा, जिनमें बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा और अरब सागर, लक्षद्वीप, ये सभी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यही इसका स्थिति है। फिर आगे कहता है कि यह नुकीला बिंदु अंतरिक्ष का निर्माण करता है, बंगाल की खाड़ी ये सभी मिल करके। समुद्र में स्थलीय भाग का निकला नुकीला भाग जो 3 समुद्रों से घिरा है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट नंबर 10 में नोट करना है। समुद्र में स्थलीय भाग का निकला नुकीला भाग जो 3 ओर से समुद्रों से घिरा हो उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। ये आपको 10 नंबर पॉइंट में नोट करना था। भारत के इसी दक्षिणतम अंतरिक्ष का नाम कन्याकुमारी भी है, तो इसको आप सिर्फ याद रखोगे। भारत से उत्तरी छोर से इसकी दूरी 3214 किलोमीटर है, यानी इस जगह से लेकर के दक्षिणतम कन्याकुमारी तक यानी नीचे तक के जो पॉइंट्स हैं उनका दूरी कितना है, तो देखो यहाँ पे 3214 किलोमीटर। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है, परंतु भारत द्वीपों की तटीय सीमा रेखा की लंबाई इससे कम जोड़ने पर कुल तटीय सीमा रेखा से 75,7516.6 ठीक है ना 1 किलोमीटर होती है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा 1500 किलोमीटर है, ये आपको नोट करना है 11 नंबर में कि भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है वो कितना किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर। चलते हैं अब हम लोग इसके आकार देखते हैं और इसका आकृति देखते हैं, कैसा इसका आकार और आकृति है। तो कहता है कि भारत विश्व के 7 विशाल देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको 12 नंबर पॉइंट में नोट करना है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का 7वां बड़ा देश होते हुए भी इसका क्षेत्रफल विश्व के स्थल भाग का मात्र कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। तो ये पूरे चीज को आप लोग नोट करेंगे एक ही चीज में, ये पूरे को आपको नोट करना है। इनसे पूरे से आपको क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताओगे ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
पूछेगा कि दुनिया में इसका स्थान कितना है, यानी विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार स्थान कितना है, तो आप बताओगे 7वां। इसका क्षेत्रफल विश्व के स्थल भाग का कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना होगा 2.4%। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हो रहा है। अब सातों देश की बात करें तो सातों में आपका फर्स्ट पोजीशन पे रूस आता है, जिसका क्षेत्रफल है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। कनाडा की बात कर लें तो ये 99 है। तो इस तरीके से आपको ये कॉलम को देखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये 98 लाख वर्ग किलोमीटर पे है। चीन ये 95.9, ब्राजील 85.4, ऑस्ट्रेलिया ये 76.8 और 7वें नंबर पे अपना भारत है, जिसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इन देशों के दक्षिणतम भाग की आकृति मोटे तौर पर त्रिभुजाकार या अंग्रेजी के भी अक्षर के समान है, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये सारे चीज को कुछ नहीं याद करना है, क्योंकि इन सारे चीजों से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसका मध्य उत्तरी भाग चौड़ा तथा बिल्कुल उत्तरी भाग सिर के भांति है। यहाँ पे हमने देख लिया इसके सिर की स्थिति के भांति होता है। अगर आगे की बात करें तो कहता है कि इसका दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तर पक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। यह भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण भाग से लेकर के उत्तर भाग की ओर पतला होते चलता है, और यही रीजन है कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। मुख्य भूमि से या मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर भारत की आकृति अंतरिप की है, जिसकी नाम कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी है। भारत का प्रायद्वीपीय आकार तटीय सीमा का निर्माण करता है, जो कि अत्यंत लंबी है। यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। तो यहाँ से कुछ रटने की चीज नहीं है, इसको आप नेगलेक्ट ही कर देंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव कैसे कैसे भारत में पड़ता है। तो यहाँ पे कहता है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तापमान, मौसम, समय, इन चीजों पर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं से यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण ही हम लोगों के यहाँ तापमान, मौसम और समय में अंतर होता है। तो नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है। तो ये आपको 13 नंबर में नोट करना है कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार भारत जो तापमान है वो घटता जाता है। क्योंकि अब ये नहीं कि सिर्फ भारत में घटता जाएगा, जो भी देश है वो सभी में एक चीज होगा, वो सभी में घटते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद कहता है क्योंकि उसकी जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा के साथ बढ़ती जाती है, और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, जबकि बढ़ते अक्षांश के साथ किरणें तिरछा होती हैं। अतः विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होगा वो अधिकतम गर्म होगा, और ध्रुव प्रदेश न्यूनतम गर्म रहता है, यह बिल्कुल ठंडा होता है। आपने कश्मीर वगैरह के नाम सुना है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो विषुवत रेखा है वो उसके नजदीक से गुजरता है, जिसके कारण यहाँ पे ठंडा, और जिससे वो जितना दूर जाएगा उतना ही तापमान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि केरल और तमिलनाडु में, जो कि विषुवत रेखा के निकट है, सदा तापमान अधिक रहता है। जो विषुवत रेखा के सदा नजदीक रहेगा उसका क्या होगा, तापमान इंक्रीज रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। और जम्मू कश्मीर जो विषुवत रेखा से काफी दूर है, ठीक है ना, वहाँ तापमान बहुत कम रहा करता है, जिसका प्रभाव वहाँ की खेती, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या आदि पर पड़ता है। हम लोगों के यहाँ कहने का मतलब कश्मीर को छोड़ करके और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गर्मी में गर्मी गिरती है, और जाहिर सी बात है गर्मी गिरना चाहिए। तो वहाँ पे यानी इसका जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ उस समय क्या होती है, ठंड गिरती है, बर्फ गिरता है, बर्फबारी होता है। तो ये सारे चीज किसके कारण होता है, तो यही विषुवत रेखा के कारण होता है। टेम्परेचर घटते और बढ़ते रहता है। कर्क रेखा की बात करें तो ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है, आपको पता ही होगा। जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश में है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा के उत्तर वाले भाग जो होते हैं वो सूर्य की किरणें कभी कभी लंबवत नहीं पड़ती, कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है,
और उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है। कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें किसी न किसी स्थान पर किसी समय लंबवत अवश्य पड़ती है, अतः यह क्षेत्र उष्ण क्षेत्र के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर वाले भूभाग हैं, ठीक है ना, उसमें सूर्य की किरण नहीं पड़ने के कारण उसे हम लोग उत्तरी भाग को शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, और यही दक्षिणी भाग की बात करें तो ये दक्षिणी भाग को हम लोग उष्ण क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर वाले भाग में सूर्य की किरणें लंबवत कभी नहीं पड़ती है, जिसके कारण वहां पे क्या होती है, वहां पे शीतोष्ण यानी ठंड का मतलब बना हुआ रहता है। और यहाँ पे दक्षिणी भाग की बात करें तो यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इस कारण से इसे हम लोग कौन से क्षेत्र, गर्म क्षेत्र या उष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 में कहा है कि जो अक्षांशीय दूरी है उसके बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर आता है। आपको पता होना चाहिए, ये आपको नंबर कह सकते हैं 14 में नोट कर लेने चाहिए कि अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में क्या होता है, अंतर आता है। केरल एवं तमिलनाडु में जहां सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन हैं में 45 डिग्री का अंतर होता है। देखो ये आपको 15 नंबर पॉइंट में नोट करना है, कितने डिग्री का, 45 मिनट का अंतर। किसके किसके में, तो केरल एवं तमिलनाडु में। और वही लेह में यह 5 घंटे का अंतर होता है। और ये भी आपको ये पूरे नोट कर लेना है, लेह लद्दाख में 5 घंटे का, लेकिन अगर हम लोग केरल और तमिलनाडु के बीच बात करें तो 45 डिग्री का अंतर होता है। यानी यहाँ पे मान लो कि 6:45 हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका अंतर देखने को मिल जाएगा 45 मिनट बाद, यानी वहाँ पे 7 बजे होंगे। तो यही रीजन है। और वही अगर हम लोग लेह लद्दाख की बात करें तो वहाँ 5 घंटे का अंतर है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर भी पड़ा है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब समय की बात कर ले तो समय पर भी पड़ा है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच जो ब्रिटेन है उससे मापी जाती है। ज्यों ज्यों पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं समय बढ़ता जाता है। 15 डिग्री देशांतरीय दूरी में लगभग 1 घंटे का अंतर होता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्योदय होता है उसके ठीक 2 घंटे बाद कच्छ जो गुजरात में है सूर्योदय होता है। तो ये हमने देखा कि देशांतरीय जो विस्तार है उसका प्रभाव समय पर भी पड़ा है, और इन्हीं रीजन से अरुणाचल प्रदेश और कच्छ में यानी गुजरात में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। यानी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है, और वही बात करें तो 2 घंटे बाद सूर्योदय कहाँ होता है। यानी अगर यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय हुआ तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हुआ, तो आपका जो गुजरात है, गुजरात के जो कच्छ है वहाँ पे 2 घंटे के बाद यानी 7 बजे सूर्योदय होता है। ये किसके रीजन से है, तो ये कारण है देशांतरीय विस्तार के कारण। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर, जिसको मानक देशांतर भी कहा जाता है, माना जाता है। तो ये आपको 15 नंबर पॉइंट में नोट करने हैं, ठीक है ना। अभी तक सिर्फ 15 पॉइंट, हमने बुक तो पूरा पढ़ा है लेकिन 15 पॉइंट नोट करवाया है आपको। अब आइए भारत और विश्व की स्थिति जान लें। तो कहता है भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख महासागरीय व्यापारिक मार्गों पर है। इसका सबसे बड़ा लाभ विश्व के अधिकतम देशों से व्यापारिक संबंध जोड़ने में होता है, जैसे पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से इस मार्ग के द्वारा भारत व्यापारिक संबंध रखता है। भारत एशिया एवं यूरोप से स्थल मार्ग द्वारा भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध रहा है। दक्षिण पूर्व के द्वीपों तक आसानी से इस मार्ग में जाया जाता है। भारतीय नौकाएं व्यापार के सामान के साथ वहां की विचार और दर्शन को दूर दूर तक पहुंचाती है। इससे पश्चिम के दूरस्थ देशों से भी संपर्क जो संपर्क हैं स्थापित हो गए हैं। और 1969 में स्वेज नहर खुलने से भारत एवं यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुआ है। तो ये आपको पॉइंट नंबर 16 में नोट करने हैं, और कुछ नहीं नोट करना है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं नोट करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे व्यापारिक मार्ग कैसे कैसे खुले हुए हैं। ये आपका चेन्नई है, देख रहे हो ना कितना जाल बिछा हुआ है। और ये सभी, ये मुंबई है, ये आपका न्यू मंगलोर है, कोचीन है। तो ये सभी चीज, यहाँ पे विशाखापत्तनम है, फिर यहाँ पे कोलकाता जिसको हल्दिया है। तो ये आपका क्या है, बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आपका हो गया, मुंबई हो गया,
फिर कोची हो गया, न्यू मंगलोर हो गया। तो ये सभी बंदरगाहों पे विदेशों से व्यापार किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अब आइए बात कर लेते हैं फटाफट से भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश उसे कहेंगे, या हम लोग पड़ोसी उसे कहेंगे जो अपने सीमा से या अपने घर से लगे होते हैं। वही चीज यहाँ पे है, जो देश भारत की सीमा से सटे हुए हैं वे इसके निकटतम पड़ोसी देश हैं। जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे देश हैं जो इनके पड़ोसी है। जैसे यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे आपका ये अफगानिस्तान है, इस जगह पे आपका क्या है, ये आपका पाकिस्तान है। इधर बात करें तो ये चीन है, फिर इधर बात करें तो ये आपका भूटान है, फिर इधर बात करें तो ये आपका म्यांमार है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। तो ये सभी इनके क्या है, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, ठीक है ना, बांग्लादेश। तो ये सभी इनके पड़ोसी देश हैं। और क्यों पड़ोसी देश है, क्योंकि भारत के सीमा से सटे हुए। दक्षिण में श्रीलंका एवं मालदीव दो ऐसे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में जो ये मालदीव है, ठीक है ना, मालदीव, और ये आपका श्रीलंका, ये द्वीपीय देश है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करने हैं 17 नंबर पॉइंट में, 17 नंबर पॉइंट में, यहाँ से 17 नंबर में, कि दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, यानी ये दोनों देश द्वीप के रूप में स्थित हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो भारत के पश्चिम में स्थित है, जो आप देख सकते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो ये आपका पूर्व में इधर स्थित है। फिर जबकि श्रीलंका और मालदीव दक्षिण में। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। देखो आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स को, ठीक है ना। जैसे ये आपका श्रीलंका है, कौन सा है, श्रीलंका। तो ये भारत यहाँ तक की है। तो यहाँ पे जो ये जिससे ये अलग होता है उसका क्या नाम है, ये उसका नाम क्या है, तो पाक जल संधि। क्या नाम है, पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी इधर है, इससे क्या होता है, अलग होता है। आगे बात करें तो कहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सॉरी यहाँ पे हम लोग स्थित है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत में पश्चिम में स्थित है, मालदीव दक्षिण में है, और इसे मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। फिर आगे कहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखांकन है, वो जो सीमा रेखांकन है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद भारत एवं इसके 6 पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इन क्षेत्रों के आर्थिक एवं अन्य तरह के विकास के लिए 8 दिसंबर 1985 को एक संगठन बनाया, और इस संगठन का नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या कह सकते हो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे सार्क भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने पड़ोसी देशों को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं। जैसे शॉर्ट पॉइंट्स में क्या आपको है कि भारत की स्थिति कौन से महासागर के शीर्ष पे है, तो आपको पते होने चाहिए, ये हिंद महासागर पे है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और विश्व में 7वां स्थान रखता है। अगर हम लोग बात करें तो ये भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा इनके मध्य से यानी बीच से होकर के गुजरती है, और भारत के 2 द्वीप अंडमान निकोबार हैं, जो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप है। ये भारत का अपना द्वीप है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, ये इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर कहता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप कौन कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार है। फिर अरब सागर में स्थित भारतीय एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। कन्याकुमारी की स्थिति 3 अरब सागरों के संगम पर हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बना है। भारतीय जो तट रेखा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर और स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है।
भारत पूर्णतः विषुवत रेखा के उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ा। साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी करा चुका है, तो आप सभी इसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं आज की सीरीज में, फिर से हम लोग अगले सीरीज में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।